हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रन एकेडमी। देखो, अब आप पार्ट 2 में आ चुके हो, तो पहले तो मुझे ये बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपने पार्ट 1 अच्छे से किया कि नहीं किया। अगर किया है तो आज आपको इसका और फायदा होगा, क्योंकि आज हम करने वाले हैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन फॉर बेसिकली इथेनॉल एंड साथ ही साथ हम इंडस्ट्रियल जो प्रिपरेशन होती है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब हमें बात करनी है लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की। बहुत ही सिंपल मेथड है लेबोरेटरी में अल्कोहल को प्रिपेयर करना। देखिए, करना क्या होता है बेसिकली, तो यार हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, उसकी हाइड्रोलिसिस करनी होती है। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ करना क्या है, उसके बाद शुरू करते हैं। तो हमें करना है हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड की। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि हाइड्रोलिसिस किया कैसे जाएगा। देखो, बहुत ही सिंपल है यार, आपके पास एक एल्काइल हैलाइड होना चाहिए। तो आर और एक्स में यहां ले लेता हूं, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है एल्काइल ग्रुप को। ठीक है, ये मेरा एल्काइल ग्रुप है और ये कोई ना कोई हैलाइड है हमारे पास। हैलाइड मतलब बेसिकली यार कोई भी हैलोजन ग्रुप, जैसे कि ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सब इसी में आ जाते हैं। और हमने क्या करना है कि इसको ना एक्चुअली में रिएक्ट करवाया जाता है किसी एल्कली के साथ। देखिए, हम क्या करते हैं कि थोड़ा गर्म डाइल्यूट एल्कली का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एल्कली का इस्तेमाल करते हैं। बस हमने इसको आपस में रिएक्ट करवाना है यार। अब एल्कली के अंदर OH ग्रुप होता है, वो OH ग्रुप लग जाएगा R के साथ, और जो भी एल्कली होती है, ठीक है, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसकी एल्कली होती है, मतलब जैसे पोटेशियम की एल्कली बनाएंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा, राइट। तो पोटेशियम जो है वो मेरे हैलाइड के साथ जाके जुड़ जाएगा। तो बहुत सिंपल है यार, कोई इतना मुश्किल है नहीं है। तो ये बन जाएगा ROH जो कि अल्कोहल है, और साथ में हमारे पास कोई भी जो एल्कली है, एल्कली हैलाइड कह देते हैं उसको। ठीक है, एल्कली हैलाइड जो है वो आपका यहाँ पे प्रिपेयर हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा तो यार मुझे पता आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास है मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो CH3Br मैंने यहाँ पे यूज किया, साथ में ले लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस सोल्यूशन इसका होना चाहिए, गर्म करना है आपने, तो इसको बॉईल कर दिया। बस आपने क्या करना है, यहाँ पे CH3 के साथ इसका OH जोड़ दो, और जो पोटेशियम दिख रहा है उसके साथ वो Br जोड़ दो। बस यही काम करना है आपने। पहला एग्जांपल हो गया। चलो एक काम करते हैं, इथाइल क्लोराइड की बात करते हैं, C2H5Cl की बात कर लेते हैं। इसके लिए भी वही करना है यार, कोई इतना हैवी सा काम नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल है, आराम से आप कर सकते हो। तो अब आप देखिए, C2H5OH हमारा इथेनॉल बन गया, प्लस साथ में KCl आप बना दो। इसी तरह आप इथाइल ब्रोमाइड भी ले सकते हो और अपना लेबोरेटरी प्रिपरेशन कर लोगे। है ना सिंपल, बहुत सिंपल है ना, मुझे पता है यार बहुत ज्यादा सिंपल है। और आई होप आपने इस सबको अपने नोटबुक में नोट कर लिया होगा, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपको अच्छे से आएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, लिख के नहीं देखोगे, तो यार नहीं आने वाला। जितना मर्जी बार आप वीडियो देख लोगे नहीं आएगा, सीधी सी बात बता रहा हूं आपको मैं। तो आपको अच्छे से ढंग से उसको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, तभी जाके आएगा। चलिए, अब हमने ये बात करी है लेबोरेटरी प्रिपरेशन की, तो आपको लेके चलता हूं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की तरफ, कि अगर लार्ज स्केल के अगर अंदर मुझे बनाना है तो उसको कैसे बनाया जाएगा। तो हम ना इसके लिए इस्तेमाल करते हैं इथीन का, और उसकी हाइड्रेशन कर देते हैं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रेशन ऑफ इथीन हम यहां पे करेंगे। दो डिफरेंट मेथड आपको सिखाऊंगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे किया जाता है। हाइड्रेशन बेसिकली होता है कि उसमें एक हाइड्रोजन एंड OH ग्रुप जो है वो ऐड करना होता है मेरे को। ठीक है, तो कैसे किया जाएगा, क्या करना है इसके लिए। तो देखो, सबसे पहले ऑफ कोर्स जिससे बनाना है उसको तो यूज करेंगे ही, कि मैंने यहाँ पे इथीन का इस्तेमाल किया। उस इथीन के अंदर ना हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब जो टेम्परेचर है वो 80 डिग्री सेल्सियस रखना, और जो प्रेशर है वो 30 एटमॉस्फेयर का रखना। बस ये एक्चुअली क्या होता है ना, कंडीशंस याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसके अंदर या जिसकी वजह से वो चीज आपकी हेल्पफुल बनती है या वो चीज बन पाती है। तो इसको जैसे आप करेंगे तो पता क्या बनेगा, आपके पास बनेगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, क्या होता बताऊंगा, टेंशन को ले रहे हो। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको पानी में मिलाना है। ठीक है, पानी में मिला के इसको करना है बॉयल। जब पानी में मिला के इसको बॉयल करेंगे तो भाई आपका इथेनॉल तैयार हो जाएगा। ठीक है, इथेनॉल आपको तैयार हो जाएगा, और साथ में H2SO4 भी आपको मिलेगा। ठीक है, अब रिएक्शन के साथ भी एक बार समझा देता हूं भाई क्या मतलब है। देखिए, सबसे पहली बात यहां पे क्या होगी कि हमारे पास है इथीन, तो H2 नहीं H4 क्या कर रहा है, C2H4 हमारे पास इथीन है। इसके अंदर हमारे पास है H2SO4, ये आपको मिल जाएगा। टेम्परेचर तो मैंने बता ही दिया, 80 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब इथाइल मतलब C2H5,
ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब HSO4। तो ये है वो आपका प्रोडक्ट जो यहाँ पे तैयार होता है। फिर आपने क्या करना है कि C2H5 HSO4 को पानी से मिला लेना है, उसको बॉईल कर लेना है। बॉईल कर, जैसे आप इसको बॉइलिंग करोगे तो आपको मिल जाएगा C2H5OH और साथ में H2SO4 आपका तैयार हो जाएगा। देखिए जो चीज मैंने यहाँ पे लिखी है ना, ये आप अपने लिए लिखा करो। रिएक्शन याद करना कोई बड़ी बात नहीं होती, आपको ये समझ आना चाहिए कि भाई क्या मिला है, क्या मेरा कंडीशन है, क्या बन रहा है, उसके बाद फर्दर क्या किया। इसको कहानी की तरह पढ़ो। जैसे आप कहानी की तरह करोगे तो आपको ये चीज आपको समझ में भी आ जाएगी और आप अपने रिएक्शंस को याद भी कर पाएंगे। ठीक है, ओके। सो इसके अलावा भी हमारे पास एक ऑल्टरनेट मेथड भी है। ठीक है, इसका एक ऑल्टरनेटिव भी हमारे पास होता है। अगर आपने इतना बड़ा तामझाम नहीं करना, एक काम करो, आप इथीन ले लीजिए। ठीक है, इथीन को पानी में मिला दो। पानी में मिलाकर अब आपने क्या करना है, इसमें ना फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 इसको आप इसमें मिला दो। देखिए फॉस्फोरिक एसिड जो है एज अ कैटलिस्ट की तरह वो काम करेगा, आपके रिएक्शन को स्पीड अप करेगा। अब टेम्परेचर और प्रेशर तो चेंज हो गई, तो टेम्परेचर हो जाता है 300 डिग्री सेल्सियस और आपका प्रेशर हो जाता है 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये मेंटेन करते हुए आपने कैटलिस्ट डाल ही दिया, इससे रिएक्शन बन जाएगी जिससे आपके पास फाइनली इथेनॉल जो है वो आपका तैयार होके आपको मिल जाएगा। अब रिएक्शन के साथ बता देता हूं। देखिए C2H4 ये तो आपका इथीन हो गया, प्लस पानी मिला दो। पानी मिला दिया, अब आपने क्या करना है, इसमें कैटलिस्ट डाल दीजिए H3PO4 और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने कर दिया। बस C2H5OH जो है वो आपको एज अ इथेनॉल ऑफ कोर्स आपको मिल जाएगा। तो ये दो मेथड्स है यार जो लास्ट स्केल के अंदर हम यूज करते हैं अपने इथेनॉल को बनाने के लिए। एक के अंदर 2 स्टेप है, एक सिंगल स्टेप है, बट इसमें ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, ज्यादा प्रेशर चाहिए। अगर इतना मेंटेन नहीं कर पाते तो ऊपर वाला कर दो आप। मतलब कर दो का मतलब ये थोड़ा कि घर में बनाने लग जाओगे। कर दो का मतलब है कि अगर आपने इंडस्ट्रियली इसको प्रिपेयर करना है तो आप इस तरीके से इसको प्रिपेयर कर सकते हो। क्लियर, बहुत सिंपल है, गुड। चलिए अब हम बात करते हैं यार इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ जिसको हम बोलते हैं दैट इज प्रॉपर्टीज। यस, प्रॉपर्टीज के बारे में हमें बात करनी है, प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल की। देखिए इसमें 2 तरह की प्रॉपर्टीज हम स्टडी करते आए हैं। पहला होता है हमारे पास की फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या मतलब देखकर क्या लगता है ये कैसा है, सूंघने में कैसा है, जलता कैसा है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसका क्या सॉल्यूबल है नहीं है, उसके बारे में बातचीत की जाती है, वो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि यार जब मैं उसको किसी के साथ रिएक्ट करवाता हूं तो वो कैसे बिहेव करता है। जैसे मान लो किसी अल्कोहल का मैं ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो हमें आगे बताऊंगा यार मैं कि अगर मैं मेरे पास अल्कोहल है उसकी ऑक्सीडेशन की जाएगी तो उसके लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट का आप इस्तेमाल कर सकते हो। एंड उससे क्या होता है कि हमारा एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड से फर्दर करोगे तो एसिड बनता है। ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कही जाती हैं। आज हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज और नेक्स्ट वीडियो के अंदर केमिकल प्रॉपर्टी के साथ पूरा पार्ट आपका फिनिश कर दूंगा मैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं यार प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल की। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फिजिकल प्रॉपर्टी की, जिसमें सबसे पहले आता है नेचर। देखिए यार ज्वलनशील पदार्थ है, मतलब कि आसानी से आग पकड़ लेता है यार आपका। ठीक है, तो बाय नेचर ध्यान से देखा जाए तो इनफ्लेमेबल वोलेटाइल लिक्विड है आपका। बॉइलिंग पॉइंट में एक बड़ी खास बात देखने को मिलती है कि जैसे मॉलिक्यूलर वेट आपका बढ़ता है, जैसे कि अगर मेरे पास मिथेनॉल है, राइट, अब अगर मैं इथेनॉल की बात करूंगा तो ऑब्वियस इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मिथेनॉल, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें भी इंक्रीज आता है। तो जितना आपका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा उतना उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी आपका बढ़ता है। तो ये बात थोड़ी सी आपने इसमें याद रखनी है। उसके अलावा अगर डेंसिटी की बात करें तो यार ये लाइटर होती है पानी से, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.79 होती है एट 293 केल्विन। कलरलेस होता है यार आपका। ठीक है, उसका एक हल्का सा ऑर्डर होता है, हल्का सा मतलब उसमें से स्मेल सी आती है और बर्निंग सा टेस्ट होता है। करने मत बैठ जाना, सीधी सी बात बताऊं आपको। और दूसरी बात ये टॉक्सिक नेचर का तो 100% होता ही है। देखिए एक ना मिथाइल अल्कोहल, देखो इथाइल जो है अल्कोहल है उसका इस्तेमाल तो लीकर के अंदर किया ही जाता है। जो अल्कोहल बड़े लोग पीते हैं उसके अंदर हमारे पास इथेनॉल ही उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, पहली बात तो वो भी कंजम्पशन नहीं करनी चाहिए, बहुत खराब होता है, क्योंकि एंड ऑफ द रिजल्ट क्या है उसका कि आपके लीवर और किडनी को इफेक्ट मारेगा और वो खराब करेगा ही करेगा। आज नहीं करेगा तो कई टाइम के बाद करेगा, बट वो करेगा जरूर। ठीक है, थोड़ी देर के लिए रिलैक्सेशन के लिए बंदा पी लेता है, बट आफ्टर लॉन्ग रन में जब देखता है तो उसकी किडनी खराब हुई पड़ती होती है, ज्यादा लंग्स खराब हुई पड़ते हैं। तो ये इन चीजों से तो बाहर रहना चाहिए हमें। ठीक है ना, तो बात यह है कि
अगर मैं इसके टॉक्सिक नेचर की बात करता हूं तो जो मिथाइल अल्कोहल हमारे पास होता है उसकी तो बिल्कुल भी कंजम्पशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मिथाइल अल्कोहल जो है वो डायरेक्ट ब्लाइंडनेस तक आपको दे सकता है और इवन कॉज डेथ। ठीक है, वो काफी पॉइजनस नेचर का होता है आपका वो। तो और जो एक मोटी बात मैंने आपको समझानी थी कि इथाइल अल्कोहल का जो इफेक्ट है वो हमारे ब्रेन या जो ब्रेन पे पड़ता है, जो कि हमारे मसल्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए आपको रिलैक्सेशन तो दे देता है, बट एट द एंड रिजल्ट वो आपके लीवर या किडनी को डैमेज कर देता है। तो लॉन्ग रन में अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है तो इस चीज से आपको दूर रहना चाहिए। हाँ, इसके अलावा यार एक हमारे पास आती है सोल्यूबिलिटी के बारे में, सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी की बात करें यार, देखो ये पानी में भी सोल्यूबल है। ठीक है, अगर मेरे पास कोई भी एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात करता हूं, ठीक है, ऑर्गेनिक अगर मैं कोई सॉल्वेंट ले रहा हूं तो उसके अंदर भी ये आसानी से डिसॉल्व हो जाता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आराम से सोल्यूबल नेचर का होता है। तो ये जो है ये है इसकी दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। आई होप आपको यार ये सब समझ में आ गया होगा। तो सोचते क्या हो, एक बार फिर अच्छे से इसको रिवाइज करिए। आपने नोट्स बनाए हैं उसको गो थ्रू करो। आपने पहला लेक्चर देखा है उसको दोबारा फिर से रिवाइज करो, आज का लेक्चर रिवाइज करो, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज करवा के ये सारा खत्म करवा दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।